तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ठीक है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या मान लेते हैं बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, पॉइंट मास बॉडी। ठीक है, कब देखो बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, और अगर हमें उसके जब मोशन को स्टडी करना है तो हम उसे क्या कंसीडर कर लेते हैं, एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। देखो जैसे मान लो कोई बस है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और कहां पहुंच गई बेटा, बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मतलब एक स्टेशन ए है, स्टेशन ए से चली और स्टेशन बी तक चली। ठीक है, और मान लो जब यहां से चली बेटा वो, तो स्टेशन बी तक पहुंचते पहुंचते उसने कितने किलोमीटर ट्रेवल कर ली, सपोज करो यहाँ पे, अब यहां से चलते उसको जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम 0 मान लेते हैं। यहां पर चलते मान लो उसने 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। ठीक है, अब ये जो हम मान लेते हैं कि यहां से चलिए, अब यहां पर अब बस को हमने क्या मान लिया, पॉइंट। क्यों माना, हम उस यहाँ पे बस, जब भी हम आपने 10th क्लास में कोई एग्जाम्पल किए होंगे मैथ्स में क्वेश्चन, तो हम बोलते हैं कि ये स्टेशन से इतने किलोमीटर ट्रेवल किए, तो हम उसको पॉइंट मान लेते हैं। क्यों, हम यहाँ बस क्यों नहीं बना देते हैं। देखो बेटा 50 किलोमीटर से यहाँ से बी में चली तो 50 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना डिस्टेंस चाहिए, 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 है तो जैसे अब इसको 5 हिस्सों में बांट दो, 1 2 3 और ये 4, तो ये कितना होगा, ये 10 किलोमीटर शो करेगा, और ये 20 30 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर और ये 50। अभी जो 10 यहां से यहां तो 10 किलोमीटर है बेटा, अब इसको 10 भागों में बांट दो, तो 10 भागों में बांटना, 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो प्रत्येक ये जो छोटा डिवीजन ये कितने किलोमीटर मेजर करेगा, 1 किलोमीटर। कितना मेजर करेगा ये, एक डिवीजन 1 किलोमीटर में, फिर आगे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 5 6 7 8, फिर यहाँ 10 हो जाएंगे। वैसे ही देखो बेटा यहां से पहला डिवीजन 1 किलोमीटर शो कर रहा है। अब बेटा बस के जो डायमेंशन होते हैं, बस का जो साइज होता है, देखो ज्यादा हम लेंथ लेते, लेंथ में लगभग मान लो 10 मीटर है, सपोज करो। वैसे 10 मीटर कम, 10 मीटर से कम ही होती है, मान लो 10 भी है, सपोज करो 10 है, 12 है, 15 है, 20 भी मान लो, पर 20 तो बहुत लंबी हो जाएगी। 10 ही मान लो, 10 मीटर लंबाई है, चौड़ाई इससे भी कम होती है, और हाइट भी कम होती है, तो हम इसी को ले लेते हैं 10 मीटर। अब देखो बेटा 10 मीटर, अब ये यहां से यहां तक 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो ध्यान दो, यहां से इस 1 किलोमीटर को 1000 हिस्सों में बांटो। जब आप ये इन दोनों को 1000 हिस्सों में बांटोगे तो लगभग क्या होगा, एक ही पॉइंट पे कितने मीटर आ जाएंगे लगभग। देखो ये 1000 है तो लगभग इसी पे 200 400 500 मीटर आ जाएगा लगभग एक ही पॉइंट पे। क्लियर हो गया, तो हम इसको क्या मान लेते हैं बेटा, लगभग 500-600 मीटर एक ही पॉइंट पे आ जाएगा लगभग। तो इस मतलब बस के जो डायमेंशन हैं वो इसी पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। अगर हम ये हमने ये मेजरमेंट किया कि 50 किलोमीटर शो के, तो हम 10 मीटर शो करें तो एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट जो बस में जो दूरी ट्रेवल की वो बहुत बड़ी है, और उसके डायमेंशन मतलब उसका साइज, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, वो क्या है, बहुत छोटे हैं, तो लगभग वो एक पॉइंट के बराबर ही आ जाएंगे इसके कंपेरिजन में। क्लियर हो गया, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कम मान लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट if during motions in a given time it covers much larger distance as compared to its size या dimensions। ठीक है, जैसे हम जहाज है, जहाज भी यहां से चला और यहां दूसरे स्टेशन तक पहुंचा, वो इतने हजारों मतलब 1500 किलोमीटर ट्रेवल किए। तो जो 1500 करेगा बेटा, तो जहाज के डायमेंशन तो बड़े होते हैं, लेकिन अब 1500 किलोमीटर तो बहुत बड़े होंगे। अभी वो यहां से शो करेंगे 1500, तो इसको 5-15 मतलब वो उसके डायमेंशन भी एक ही पॉइंट के ऊपर आएंगे फिर वो। क्लियर, तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को, कब, जब उनके जो डायमेंशंस हैं और उनके जो दूरी ट्रेवल की उन्होंने, उनके कंपैरिजन में उनके डायमेंशन बहुत स्मॉल होते हैं, तो उनको क्या मान लेते हैं बेटा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अब बेटा हमने मोशन स्टडी करना है। ठीक है, आपको बोला जाए कि हाँ भी ये 2 कार हैं, ये चली हुई हैं, इनके मोशन को स्टडी करो। ठीक है, तो आप क्या देखोगे बेटा कि कौन सी कार ज्यादा तेज चली हुई है, तो आप इनके मोशन को स्टडी करोगे। ऐसे आप क्या देखोगे, एक गिवन टाइम में, जैसे आप दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक गिवन टाइम में देखोगे कि हाँ भी एक ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक ने मान लो 20 मीटर ट्रेवल किया, दूसरे ने 30 मीटर ट्रेवल किया, और सेम टाइम लिया।
आप टाइम, आपके हाथ में घड़ी भी होनी चाहिए कि हमने इतने, ठीक है, 10 सेकंड में इतनी दूरी ट्रेवल की, एक ने 20 और दूसरे ने इतनी 30 मीटर। तो इनकी स्पीड निकालनी है आपने, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस स्पीड आपने पढ़ा और डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 20 बटे टाइम कितना है 10 सेकंड कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड, और दूसरे की 30 मीटर पर सॉरी 30 मीटर बटे 10 तो कितना आ जाएगा बेटा 3 मीटर पर सेकंड। तो आप इस तरह से आप उसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमें क्या मेजर करना पड़ा, उनकी दूरी, और साथ में क्या करना पड़ा, हमें टाइम भी लेना पड़ा। ठीक है, जब दूरी देखेंगे बेटा तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट को मतलब ओरिजिन, जहां पर आपने डिस्टेंस को क्या मान लिया 0, कि हाँ भी यहां से अब यहां से इधर को ट्रैवल, तो यहां से यहां की दूरी 20 मीटर है। ठीक है, जुड़ने की इसकी जो ये 0 है, हो सकता है बस ने यहां से इधर को मूव करना स्टार्ट किया हो। ठीक है, तो ये दूरी भी तो है, लेकिन जहां जब भी आपने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है उस पॉइंट को क्या मान लेते हैं बेटा, ओरिजिन। और टाइम के लिए भी क्या मान लेते हैं उसको हम 0। ठीक है, तो टाइम 0 नहीं होता है, लेकिन हम जहां से मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं उसको हम 0 मान लेते हैं। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है बेटा, तो उस रेफरेंस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन। और साथ में हमें क्या जरूरत पड़ती है, साथ में जरूरत पड़ती है बेटा हमें एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस की। जैसे आप लोगों ने 10 तक पढ़े हैं, दो एक्सिस, इधर को मैक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इधर को पॉजिटिव, अगर हम इधर को प्लॉट करें तो नेगेटिव, ऊपर को वाई पॉजिटिव और इधर को नीचे को नेगेटिव। तो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ये भी यहां पर है, इस पोजीशन पे, ए पोजीशन, तो आप क्या देखोगे बेटा कि यहां पर एक्स कितना है और वाई कितना है। जो ये एक्स है जैसे मान लो 3 मीटर है, तो आप क्या लिखो 3, और इधर को मान लो 2 है तो ये क्या लिखोगे 2 मीटर। मतलब एक्स की तरफ को 3 है और वाई की तरफ को 3। अब कोई ऑब्जेक्ट है यहां से, अब मान लो प्लेन में ही मूव कर रहा है, ऐसे फिर ऐसे यहां चला गया, तो देखो जब ऐसे से जाएगा और जब यहां पहुंचेगा तब भी क्या होगा बेटा, एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। जब यहां पहुंचेगा तब एक्स भी क्या हुआ, चेंज हुआ, और वाई भी चेंज हुआ, चाहे वो कम ही हुआ है कम। अब जैसे इधर को बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेटा, एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। एक तो हमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत है। जब भी फिलहाल हम जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में है बेटा तो कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, एक्स और वाई। हम जनरल पॉइंट लेते हैं एक्स और वाई, मतलब एक्स भी चेंज होगा और वाई भी चेंज होगा। क्लियर। लेकिन जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर भी जा रहा है इधर, लेकिन साथ में हवा में है, जैसे ये पेन है, जैसे मान लो ये अभी यहां पर है, ये अभी ऐसे ऐसे चलेगा तब तो 2 ही कोऑर्डिनेट चेंज, लेकिन ये मान लो हवा में चला हुआ है, ऐसे भी ये फिर ऊपर आ रहा है, तो अब देखो एक तो एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी, और साथ में ऊपर को कौन सी एक और एक्सिस जुड़ जाती है बेटा, जेड एक्सिस बोलते हैं उसको। और तीनों ही, इन तीनों को क्या बोलते हैं, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इन तीनों को, एक्स वाई और ये ऊपर को जेड। लेकिन अब ये बेटा प्लेन में हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम इस साइड को ड्रॉ कर देते हैं इसको जेड एक्सिस। लेकिन ये ध्यान देना जेड जो है वो एक्स और वाई दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब इस तरफ को है। क्लियर हो गया। तो हमें 3, तो जब भी अब हवा में है तो इसके कितने कोऑर्डिनेट है बेटा, एक्स की तरफ को कितना है, वाई की तरफ कितना है और जेड की तरफ को कितना है। तो कोई भी जनरल पॉइंट है, अभी तीनों है ये, तो कोई भी जनरल पॉइंट साथ में क्या जुड़ जाता है बेटा, एक्स वाई और जेड। ये जो, और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्यों बोलते हैं इसको रेक्टेंगल, क्योंकि जो रेक्टेंगल होते हैं उसमें कितने डिग्री के कोण होते हैं बेटा, सारे 90 डिग्री के। तो ये जो तीनों एक्सिस हैं आपस में, ये तीनों क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो हमारी जो दीवारें होती हैं उसका जो कोना होता है एक, उसमें देखना आप नीचे वाला पॉइंट, उसमें क्या होता है, एक ऊपर को एक एक्सिस, इधर को एक तरफ को दूसरी एक्सिस और तीसरी तरफ को तीसरी एक्सिस होती है वहां पर। ठीक है, इस तरह से, और ऊपर को जो हाइट होती है वो एक है, तो एक एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इस कोऑर्डिनेट जो अब साथ में क्या आपस में परपेंडिकुलर है, और जहां पर ये तीनों एक्सिस मिलती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन। और इस पॉइंट पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 और जेड भी 0 होता है। क्लियर हो गया। तो बेटा अब साथ में, अब यहां पर कोई जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं हवा में ऐसे, तो एक उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस एक अपने आप कंसीडर करेगी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, हाँ भी अभी एक्स इतना है, वाई कितना है, जेड इतना है। फिर अब यहां चलो वहां चला गया, किसी और पोजीशन में गया तो एक्स इतना है, वाई इतना, जेड इतना, तो उसको उस पोजीशन का पता चला। और साथ में उसको क्या जरूरत पड़ेगी, इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगा, तो साथ में उसके हाथ में क्या होनी चाहिए बेटा, क्लॉक। ठीक है, क्या होनी चाहिए, क्लॉक। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ बेटा, एक इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं ना, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। ठीक है, ये इसको, और ये जो सिस्टम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये। ठीक है,
इसका ही ज्यादा यूज होता है बेटा, STEM, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो और साथ में इसके साथ यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऑब्जर्वर बैठा होगा, साथ में ऑब्जर्वर के हाथ में क्या होगी, क्लॉक, क्योंकि पोजीशन मेजर की यहां से यहां गया, डिस्टेंस आ गया तो टाइम भी मेजर कर, तो स्पीड निकाल सकता है। हाँ भी इस डायरेक्शन में गया तो वेलोसिटी भी मेजर कर सकता हो, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी में कितनी चेंज है तो एक्सेलरेशन भी मेजर कर सकते हैं। एक्सेलरेशन आ गई तो आपने पढ़ा मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स होती है, तो मतलब डिफरेंट क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच टू एन ऑब्जर्वर, और उसके साथ क्या अटैच हुआ बेटा, एक ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर के हैविंग ए क्लॉक विद हिम, और उसके हाथ में क्या होनी चाहिए, उसके पास क्लॉक होनी चाहिए हाथ में, ऐसे, ताकि वो टाइम मेजर कर सके। अब विद रिस्पेक्ट टू विच, अब उसी विद रिस्पेक्ट टू मतलब इस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू क्या मेजर करेगा, वो कैन डिस्क्राइब पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता सकता है वो, जब पोजीशन आ गई डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी भी बता सकते हैं, स्पीड भी, एक्सेलरेशन भी, एटसेट्रा ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा, ये क्या होती है, ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर हैविंग ए क्लॉक विद हिम, with respect to which the observer can describe position, displacement, speed, acceleration, etc. of a moving object. क्लियर हो गया बेटा। अब बेटे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये दो कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरी बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है बेटा, इज दैट इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड गुड, जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है इट होल्ड्स गुड। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होल्ड करता है, मतलब ओबे करता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिस फ्रेम में जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ डज नॉट होल्ड गुड, लिख लो गया, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डज नॉट होल्ड गुड, तो उसको बोलते हैं बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आपको फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हम थर्ड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट में यहां पर, लेकिन आपने क्या बोलते हैं 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ बेटा फर्स्ट लॉ, कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन में अलोंग स्ट्रेट लाइन तो उसी में रहेगा। कब तक, जब तक उनके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। अगर फोर्स नहीं लग रही है तो वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही है, या यूनिफॉर्म मोशन में अलोंग स्ट्रेट लाइन तो वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन ए बस एट रेस्ट। अगर बस रेस्ट में है और वहां पर ऑब्जर्वर है तो उसके साथ जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो वो कौन सा होगा बेटा, वहां पर क्या होगा, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या बस मूव भी कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करनी चाहिए, सेम स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन, तब भी क्या होगा बेटा, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा बेटा, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। तो उसके साथ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस रिलेट करेगी तो वो कौन से होगी बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन क्या होता है बेटा, बस की डायरेक्शन भी चेंज होती है, हमें पता है डेली लाइफ में देखा होगा, बस की डायरेक्शन, बस की स्पीड भी चेंज होती रहती है, वेलोसिटी मतलब उसमें एक्सेलरेशन आती है। तो उस टाइम जो ऑब्जर्वर बैठा होगा उस बस में, एक्सेलरेटिंग बस में, तो वो कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें न्यूटन्स का ये लॉ होल्ड गुड नहीं करेगा बेटा वहां पर, क्योंकि वो बस मूव एक्सेलरेट करेगी, उसमें वेलोसिटी भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी। बेटा जो अर्थ है ना हमारी, अर्थ हमारे लिए किसमें, हम अर्थ के ऊपर, हमारे लिए अर्थ किसमें है, हमें क्या लगता है अर्थ रेस्ट में लगती है। तो वो अर्थ जब कोई ऑब्जेक्ट के, अगर अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जर्वर बैठा है और अर्थ के ऊपर ही मोशन को स्टडी करना है, अर्थ जो ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए अर्थ कैसे बिहेव करेगी, एज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन वही ऑब्जर्वर अगर प्लेनेट्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होगा, क्योंकि प्लेनेट्स के लिए अर्थ क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है, और उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, वो कांस्टेंटली चेंज होती रहती है, तो वो कैसे बिहेव करेगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर स्टडीइंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइंग आउटसाइड द अर्थ। या प्लेनेट्स के मोशन को स्टडी करना है तो अर्थ जो है वो इनर्शियल भी एक्ट कर सकती है और नॉन इनर्शियल भी एक्ट कर सकती है। ओके बेटा, तो ये था बेटा, ये आपने पढ़ना है बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू।